दोस्तों, मैं उमेश शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों विकास के सिद्धांतों के बारे में। और विकास के सिद्धांतों को पढ़ करके कम से कम हमें प्रश्न करने हैं 2 सही। ठीक है, मेरे द्वारा आपको 15 सिद्धांत आपको बताए जाएंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके सारे के सारे जितने भी सिद्धांत हैं सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा उसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत, इसके बारे में बात करते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे के अंतर्गत जो विकास के नियम है ना, सभी बच्चों के अंतर्गत कैसे होते हैं साहब? समान होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि निश्चित रूप से बच्चे के अंतर्गत विकास के जो नियम होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे बच्चे ने किसी भी घर में जन्म लिया हो, किसी भी देश में जन्म लिया हो, अमीर घर में जन्म लिया हो, गरीब घर में जन्म लिया हो, राजा के घर में जन्म लिया हो, रंक के घर में जन्म लिया हो, प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत विकास के नियम बिल्कुल कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे साहब? बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह धीरे धीरे सबसे पहले जो बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है, अपने सिर का बनाएगा और फिर धीरे धीरे किसका बनाने लग जाता है? धड़ का, फिर कमर का, फिर पैरों का। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर विकास का क्रम होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के विकास के नियम समान होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक बालक के विकास के नियम, प्रत्येक बालक के विकास के नियम, बालक के विकास के नियम, विकास के नियम समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। बालक ने चाहे किसी भी घर में जन्म लिया हो, बालक ने चाहे किसी भी देश अथवा घर में जन्म लिया हो, सभी बच्चों के विकास के नियम कैसे होते हैं साहब? समान होते हैं। किसी भी प्रकार के विकास के अंतर्गत मैंने क्या कहा? बालक ने, बच्चे ने चाहे किसी भी देश अथवा घर में जन्म लिया हो, बच्चे ने चाहे किसी भी देश अथवा घर में जन्म लिया हो, सभी के विकास के नियम, सभी के विकास के नियम समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। मैंने ये कहा कि चाहे बच्चे ने किसी भी देश अथवा घर के अंतर्गत जन्म लिया हो, प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत जो विकास के नियम होते हैं वो सभी बच्चों के कैसे होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। उसे कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, क्रमबद्धता का सिद्धांत, या इसे निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे के बारे में बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, या इसे कहते हैं निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत।
निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत, निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत, ठीक है। क्रमबद्धता का सिद्धांत या इसे निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत कहा जाता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत जो विकास का क्रम होता है ना, वो सभी में समान होता है, एक निश्चित क्रम होती है। मतलब प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो चेन सिस्टम के माध्यम से होता है। एक कैसे होगा? चेन सिस्टम के माध्यम से। बच्चे के विकास का एक जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो है एक निश्चित श्रृंखला में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम का मतलब बोले तो कि निश्चित रूप से पहले बच्चा जो होता है ना, आप कोई भी चीज़ देख लो, बच्चा सबसे पहले सिर का बैलेंस, फिर धड़ का बैलेंस, फिर धीरे धीरे करके चलने लग जाता है। बोलने की स्थिति होगी तो बच्चा पहले आधे शब्द बोलेगा। पहले बच्चा आधा शब्द बोलता है, जैसे बोले पापा तो बच्चा बोलेगा पा, बा, माँ, ऐसे शब्दों को बोलेगा। फिर वो पूरे शब्द बोलने लग जाता है, फिर वो वाक्य बोलने लग जाता है, और फिर इतना बोलने लग जाता है कि आपको नहीं बोलने देता, ठीक है। मैंने कहा चलने के बारे में बात करें तो बच्चा पहले सिर का बैलेंस बना करके धड़ और धीरे धीरे चलने लग जाता है, और फिर उसके अंतर्गत चलने में स्पीड आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसका एक निश्चित क्रम होता है और बच्चा उस क्रम का पालन करते हुए ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल ओके। क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है, बिल्कुल क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि बालक के विकास का क्रम निश्चित होता है, कि बालक के विकास का क्रम निश्चित होता है, निश्चित होता है। बालक के विकास का क्रम निश्चित होता है। पहले बच्चा, मैंने क्या कहा, सिर का बैलेंस, फिर धड़ का बैलेंस, और इस तरीके से क्या करता है, बच्चा आगे बढ़ता है। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे के, बालक के विकास का क्रम निश्चित होता है। पहले बच्चा किसका बैलेंस बनाएगा? सिर का बैलेंस। सिर के बाद किसका बनाएगा? धड़ का बैलेंस। फिर किसका बनाएगा? कमर का बैलेंस। फिर किसका बनाएगा? पैरों का बैलेंस। और फिर बच्चा क्या करने लग जाता है? चलने लग जाता है। इस तरीके से मतलब मैं कह सकता हूँ कि बच्चे के अंतर्गत जो विकास का क्रम होता है, यह विकास का क्रम कैसा होता है? बिल्कुल निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। अगला है सतत विकास का सिद्धांत, जिसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास का सिद्धांत। तीसरा, सतत विकास का सिद्धांत तीसरा है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत जिसे कहा जाता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? निरंतरता का सिद्धांत, जिसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। सतत विकास का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, वह बिल्कुल निरंतर चलता रहता है, सतत रूप से चलता रहता है, ठीक है। यह प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के संपूर्ण जीवन पर्यंत चलती है। कैसे चलती है? संपूर्ण जीवन पर्यंत। सतत विकास का सिद्धांत यह कहता है कि सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत यह कहता है कि यह कहता है कि
बालक का विकास निरंतर होता है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर यह गर्भावस्था से प्रारंभ होकर संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसे कहा जाता है सतत विकास का सिद्धांत या इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा है? चौथा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। यह परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं ना, इन सभी आयामों में आपस में क्या पाया जाता है? परस्पर संबंध पाया जाता है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, परस्पर संबंध पाया जाता है और इनमें भी आपस में शारीरिक और मानसिक जो आयाम हैं उनमें सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोशारीरिक प्राणी। तो मैंने क्या कहा? परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि विकास के सभी आयामों में संबंध पाया जाता है। अर्थात विकास के सभी आयाम अर्थात विकास के सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ओके। इनमें भी शारीरिक और शारीरिक व मानसिक विकास के आयामों में
विकास के मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें भी शारीरिक व मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। क्योंकि मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है। क्योंकि मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है, इसलिए। ठीक है। अब विकास के आयाम कौन कौन से आप देखो। विकास के ये सभी आयाम हैं जो आपस में क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। कौन कौन से? जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इस तरीके से ये चारों इसके अंतर्गत क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है। अगली बात करूंगा 5वें बिंदु के बारे में, यहां पर डिस्कस करते हैं। अगला, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास का अगला सिद्धांत है यहां पर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यह कहता है कि पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा और धीरे धीरे करके उसके अंतर्गत उसमें विशेषज्ञता अर्थात विशिष्टता आ जाती है। ठीक है। पहले हम क्या करते थे, मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलो, पहले बच्चा चलने से पहले कितनी बार गिरता है, फिर वही बच्चा बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाने लग जाता है। बोलने से पहले बच्चा, सबसे पहले छोटा बच्चा होता है तो आधे शब्द का इस्तेमाल करता है, फिर निश्चित रूप से पूरे शब्द का इस्तेमाल करता है, और फिर वाक्य बोलने लग जाता है, और फिर इतना बोलने लग जाता है कि हमें नहीं बोलने देता। तो निश्चित रूप से इसे क्या कहेंगे? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है। फिर उसके बाद उसमें विशेषज्ञता मतलब विशिष्टता आ जाती है। कैसे? पहले बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, फिर दौड़ लगाने लग जाता है। बच्चा जैसे बालक चलने से पहले
से पहले कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, कई बार गिरता है और वही बालक बाद में दौड़ लगाने लग जाता है, दौड़ लगाने लग जाता है, बाद में क्या लगाने लग जाता है? दौड़ लगाने लग जाता है। ठीक है, ओके। अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के बाद में अगला है निश्चित रूप से निश्चित दिशा का सिद्धांत। कौन सा है? निश्चित दिशा का सिद्धांत। देखेंगे निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत निश्चित दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक निश्चित दिशा में होता है और इसके दो उपनियम हैं। बच्चे का विकास एक निश्चित दिशा में होता है जिसके दो उपनियम हैं। बालक का विकास विकास एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है जिसके दो उपनियम हैं, जिसके दो उपनियम हैं। कौन से हैं दो उपनियम? जिसके दो उपनियम हैं। कौन कौन से? एक तो है जिसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी नियम, यानी कि लंबवत नियम। पहला है मस्तकाधोमुखी नियम, फर्स्ट मस्तकाधोमुखी नियम। ठीक है, मस्तकाधोमुखी नियम। और दूसरा है मस्तकाधोमुखी नियम जिसे लंबवत नियम भी कहते हैं। लंबवत नियम, लंबवत नियम। ठीक है, और दूसरा यहां पर है निश्चित रूप से केंद्र से परिधीय नियम। केंद्र से परिधीय, केंद्र से परिधीय नियम। केंद्र से क्या है? परिधीय नियम कहा जाता है निकट से दूर नियम, या इसे कहते हैं निकट से दूर नियम। दूर नियम। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करूंगा। मस्तकाधोमुखी नियम या लंबवत नियम क्या कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना, वह सिर से पैर की ओर होता है, उसे कहते हैं मस्तकाधोमुखी नियम। बालक का विकास सिर से कहां की ओर होता है? पैर की ओर, पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है, ओर होता है। सिर से कहां की ओर होता है? पैर की ओर होता है। केंद्र से परिधीय नियम या निकट से दूर नियम क्या कहता है कि बिल्कुल बालक का विकास केंद्र
अर्थात रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से बालक का विकास केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी से हाथों की ओर होता है, हाथों की ओर, हाथों की ओर होता है, हाथों की ओर होता है। मैंने क्या बोला कि बच्चे के अंतर्गत जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो विकास है, केंद्र से बिल्कुल मैंने कहा मस्तकाधुमुखी, पहले सिर का बैलेंस, फिर धड़ का, फिर धीरे धीरे करके नीचे तक बैलेंस बनाने लग जाता है, तो विकास होता है सिर से पैरों की ओर। एक होता है केंद्र यानी कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर हाथों का, फिर हाथों से, फिर हाथों से हथेली का, फिर उंगलियों का, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। उसे कहा जाता है निश्चित रूप से निश्चित दिशा का नियम। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, और यह है निश्चित रूप से अगला व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यह क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कि प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग रूप में होता है। किसी बच्चे का विकास तेज होगा तो किसी बच्चे का विकास औसत होगा, तो किसी बच्चे का विकास धीमा होता है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत जो विकास होता है ना, वह सभी में अलग होगा। किसी में बहुत तेज होता है, किसी में मध्यम होता है, औसत होता है, और किसी में कैसा होता है? धीमा होता है। किसी के अंतर्गत विकास कैसा होता है? धीमा होता है। तो मैंने क्या कहा? प्रत्येक बच्चे का विकास कैसा होता है? अलग अलग रूप में होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास, प्रत्येक बच्चे का विकास, बालक का विकास का विकास अलग अलग, अलग अलग रूप में, प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग रूप में होता है। किसी बालक का विकास तेज, किसी बालक का विकास तेज, किसी बालक का विकास तेज, किसी बालक का विकास, बालक का विकास, किसी बालक का विकास औसत, औसत, व किसी बालक का विकास, बालक का विकास, किसी बालक का विकास, किसी बालक का विकास धीमा होता है, धीमा होता है। देखो, प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसमें विकास कैसा होगा? तेज। औसत बच्चे में विकास औसत, और निश्चित रूप से मंद बुद्धि बच्चे का विकास कैसा होगा? मंद होगा। कैसा होगा? मंद होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के बाद में बिल्कुल विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत कौन सा है? विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। चलेंगे अगले बिंदु के बारे में। चलो फटाफट। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है क्या?
विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि निश्चित रूप से विकास की गति में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। शैशवावस्था में विकास की गति तेज होती है, बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी होती है, और फिर किशोरावस्था में विकास की गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो मैंने क्या कहा, विकास की गति में बच्चे का विकास बिल्कुल गति के आधार पर भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। विकास की गति के आधार पर भी विकास की गति के आधार पर भी बालक का विकास की गति के आधार पर भी बालक का विकास बालक के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है साहब, बताना मुझे, आप खुद देख लो। शैशवावस्था में विकास तेज, जैसे शैशवावस्था में विकास कैसा होता है, तेज। शैशवावस्था में विकास कैसा, तेज। बाल्यावस्था में विकास धीमा, और किशोरावस्था में विकास कैसा होता है, फिर तेज हो जाता है। कैसा हो जाता है, तेज। ठीक है। विकास की गति के आधार पर भी बालक के निश्चित रूप से क्या पाया जाता है, बालक के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नता। ओके, क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। विकास की गति के आधार पर भी बालक के विकास में क्या पाई जाती है, विभिन्नता। ठीक है। चलेंगे अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अंत्यक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे के अंतर्गत जो डेवलपमेंट होता है ना, वो अंत्यक्रिया से होता है। अंत्यक्रिया का मतलब है कि बच्चा अपने से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया करता है, उनको देखता है, उनको सुनता है और उनका अनुकरण करता है, और उससे बच्चा विकास को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, विकास को। तो अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। अगला बिंदु, यहां पर अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। चलो, अगला अंत्यक्रिया का सिद्धांत कौन सा है, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अंत्यक्रिया का सिद्धांत। और अंत्यक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है ना, वह बालक का विकास अपने से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया से होता है। बालक का विकास बालक का विकास अपने से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया से होता है। अपने से बड़ों के साथ बालक का विकास अपने से बड़ों के साथ अंत्यक्रिया से होता है। अंत्यक्रिया से होता है। अंत्यक्रिया से होता है। बालक अपने से बड़ों को देखकर सुनकर व अनुकरण को प्राप्त करके
प्राप्त करके विकास को प्राप्त करता है, विकास को प्राप्त करता है। बच्चा देखेगा, उनको सुनेगा, उनका अनुकरण करेगा। माँ झाड़ू लगा रही है तो बच्चा भी झाड़ू लगा रहा है, माँ पोंछा लगा रही है तो बच्चा भी पोंछा लगा रहा है, और पिताजी खेत में काम कर रहे हैं तो बच्चा भी उनके अनुरूप कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसे क्या बोलेंगे? अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अगला है, अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, वर्तुलाकार का सिद्धांत। कौन सा है? वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास एक लंबवत ना होकर के, लंबवत मतलब है एक सीधी सरल रेखा में ना होकर के वर्तुलाकार स्थिति के अंतर्गत होता है। बालक का विकास एक सीधी सरल रेखा में ना होकर के बालक का विकास एक सीधी सरल रेखा में ना होकर के एक सीधी सरल रेखा में ना होकर के कैसे होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार होता है। सीधी सरल रेखा में ना होकर के कैसा होगा? वर्तुलाकार होता है। कैसे होता है वर्तुलाकार? मतलब ऐसे इसके अंतर्गत एक सीधी सरल रेखा में बच्चे का विकास नहीं होता। कैसे होता है? तो बच्चे का विकास एक वर्तुलाकार स्थिति में होता है। ठीक है, इसमें होगा वर्तुलाकार स्थिति के अंतर्गत। मतलब यह कहता है कि बच्चे का यदि लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई के साथ साथ बच्चे का आकार और उसका भार भी बढ़ेगा। केवल पतला पतला ही नहीं बढ़ेगा, उसकी लंबाई के साथ साथ उसके आकार और भार में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात बालक की लंबाई के साथ साथ उसके आकार व भार में भी वृद्धि होगी। भार में भी वृद्धि होगी। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो उसका आकार भी क्या होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो उसे कहा जाता है वर्तुलाकार का सिद्धांत। ठीक है, अगली बात करूंगा यहां पर मैं, अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। क्या है? विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। चलें, हाँ, विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। विकास में परिवर्तन का सिद्धांत। विकास में परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है? विकास में परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में बात करें तो मैडम हरलॉक के द्वारा विकास में परिवर्तन के 4 प्रकार बताए हैं। 4 परिवर्तन बताए हैं हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा? हरलॉक के द्वारा विकास में
चार प्रकार का परिवर्तन होता है। चार प्रकार का परिवर्तन होता है। कौन कौन सा है वो चार प्रकार का परिवर्तन होता है? कौन सा? पहला, फर्स्ट, पहला, सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। फिर आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप, चौथा नए चिन्हों का उदय, नए चिन्हों का उदय। देखो, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का क्या है? उदय। अब यहां बात करूं मैं आकार में परिवर्तन के बारे में बात करें तो बच्चे का जो आकार होता है, बच्चे का आकार जब जन्म के समय छोटा सा बच्चा होता है और जैसे ही बड़ा हो जाता है तो आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। अनुपात में परिवर्तन, जन्म के समय बच्चे के अंतर्गत जो सिर का भार है कुल शरीर के भार का, सिर का भार कुल शरीर के भार का होता है 1/4 भाग। कब? जन्म के समय। ठीक है। और यही भार किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 1/7 भाग। किस में हो जाता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में, किशोरावस्था के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है। अगला है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप का मतलब होता है बच्चे के अंतर्गत पुराने चिन्हों का लोप होता है, मतलब धीरे धीरे करके उसके दूध के दांत समाप्त होने लग जाते हैं, घुटनों के बल चलता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाने लग जाते हैं, दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। नए चिन्हों का उदय, स्थायी दांत आते हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। स्थायी दांत आते हैं व दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। इस तरीके से कितने हो गए? 4। अगला महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे, वार्मे के बारे में बात करते हैं। वार्मा है भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत यह क्या कहता है? भविष्यवाणी का सिद्धांत, पूर्व कथन का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत यह कहता है कि निश्चित रूप से इसके अंतर्गत यह कहता है कि बचपन की क्रियाओं को देख करके बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चा जैसे हरकत करता है ना, उसी के आधार पर बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत ज़्यादा बोलता है, अरे ये तो वकील बनेगा, वकील,
बहुत ज़्यादा खेलता है तो खिलाड़ी बनेगा, बहुत ज़्यादा दौड़ता है तो ऐसे बोलते हैं धावक बनेगा। तो बच्चे की बचपन की क्रियाओं को देख करके बालक की बचपन की क्रियाओं को देख करके क्रियाओं को देखकर बालक के भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बालक के भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसे भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला है विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे का सिद्धांत। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे का सिद्धांत। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक अवस्था, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। प्रत्येक अवस्था जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अपने खतरे होते हैं। अपने खतरे होते हैं। मतलब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि बच्चे के अंतर्गत विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होते हैं, खतरे होते हैं। मतलब निश्चित रूप से एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, शैशवावस्था में बोलता नहीं है बच्चा, बीमार हो जाता है, पता नहीं चल पाता। बाल्यावस्था के अंतर्गत निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसमें खतरे हैं। किशोरावस्था में आंधी तूफान की अवस्था है तो उसके अपने खतरे हैं। तो प्रत्येक अवस्था के क्या होते हैं, खतरे होते हैं। ठीक है, अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। अगला प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत। प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत। प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत क्या कहता है? देखो, प्रारंभिक वर्षों में विकास का सिद्धांत यह कहता है कि निश्चित रूप से बिल्कुल बच्चे का विकास जन्म के समय बहुत तेजी से होता है। बालक का डेवलपमेंट, बालक का विकास जन्म के समय बहुत तेजी से होता है। बजाय
बाद के वर्षों के बजाय बाद के वर्षों के बजाय अधिक तेजी से होगा। ठीक है। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। वंशानुक्रम 15वां कौन सा है? वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। गुणनफल का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का परिणाम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। ठीक है। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है। कैसे कहा है वुडवर्थ ने? वुडवर्थ ने कहा है कि निश्चित रूप से मैं बात करूं तो विकास बराबर होता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण। मतलब हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ठीक है। अब देखो, इसको ये भी कहा जाता है वंशानुक्रम व वातावरण, ऐसे भी कह सकते हैं प्रकृति इनटू पोषण भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? प्रकृति इनटू पोषण। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने विकास के सिद्धांतों के बारे में आप लोगों से चर्चा की है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।